चलो बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो हमने सुबह आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था ना, ऑल इंडिया रेडियो वाला, उसने वेवलेंथ दे दिया और बोला कि फ्रीक्वेंसी निकालो। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और एक कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बेटा वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम करके दिया है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ visible spectrum. The wavelength range of visible spectrum extend from, it will be extend from violet to red, from violet to red. अब वॉयलेट की उसने वेवलेंथ दे दिया है एम्स्ट्रॉन में, और रेड की भी वेवलेंथ दे दिया है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर करके मेंशन किया है। इट इज अ वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर लाइट, इट इज अ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट। अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। अब हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। और ये फ्रीक्वेंसीज आप जानते हो हर्ट्ज में, मतलब सेकंड इनवर्स में बता रहा है। और ये आपको तो मालूम ही होगा ना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये आपको मालूम ही है। चलो बना के देखो बेटा, कैसे कराओगे, बना के देखो। व्हाट इज द आंसर यू विल गेट? व्हाट इज द आंसर यू विल गेट? पहले एक काम करो ना, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी निकालो भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर लाइट। सब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था न्यू इक्वल टू सी बाय वेवलेंथ, 3 × 10⁻, कितना बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ निकालो इसकी, कितनी है, नैनोमीटर में है। कितनी बेटा, 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट करा लो, 400 × 10⁻⁹ मीटर। सॉल्व कीजिए बेटा। अब आप बोलो मत कि सर ये आप सॉल्व करके दिखाइए, ये आपको आना चाहिए। 3/400 × 10⁸, ये -9 ऊपर गया तो +9, पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये आपको आता 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। और आप जानते हो बेटा सेकंड इनवर्स कॉल एज व्हाट, हर्ट्ज। 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी किसकी, वायलेट कलर की। सर निकालो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर लाइट। बेटा ये तो न्यू होगी, सी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाय वेवलेंथ। देखो बेटा 750 दिया है, 750 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 3/750, ये 10⁻17। सॉल्व कर लो, आसपास आंसर आएगा 4 × 10⁻14। और सेकंड इनवर्स को लिखना है तो मैं हर्ट्ज के फॉर्म में ही मेंशन करूंगा, राइट। तो बताइए बेटा व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। सब विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट की रेंज आ रही है, कहां से कहां आ रही है बेटा, 4 × 10⁻14 से लेके 7.5 × 10⁻14 इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, मतलब कोई भी विजिबल स्पेक्ट्रम होगा, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज, कहां से कहां तक, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज
टू 7.5 into 10 to the power of 14 हर्ट्ज। यहां से लेके यहां तक रेंज कर रही है, किसका बेटा? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ले लीजिए बेटा इसे। चलो अब देखो बेटा, हमने वेवलेंथ को नैनोमीटर में दिया और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने को बोला, आई मीन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को बोला। अब थोड़े से अनादर जो टर्म्स है हमारे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्या है बेटा? वेव नंबर भी है, राइट? तो वेव नंबर से वेवलेंथ को कैसे रिलेट किया जाएगा, वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी भी कैसे रिलेट किया जाएगा, है ना? हाउ दिस वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड, हम वो भी जानेंगे। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको वेवलेंथ दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालिए। देखो बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट ए, क्या वेव नंबर, और बी क्या फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, कैलकुलेट ए वेव नंबर और बी क्या है? आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेव नंबर भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, किसकी? ऑफ येलो रेडिएशन, मतलब एक येलो कलर का रेडिएशन है, उस येलो रेडिएशंस में आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसकी वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है, whose wavelength is whose wavelength is 5800 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बेटा, दिया गया है 5800 एंगस्ट्रॉम और पूछ रहा है कि वेव नंबर कितनी और फ्रीक्वेंसी कितनी। आप रिलेट कर सकते ना बेटा? नहीं, अरे वेवलेंथ इज इक्वल टू 5800 को 10 की पावर 2 लिख दो, 1 एंगस्ट्रॉम को आपको अभी सेंटीमीटर में लगाना है, मीटर में योर विश। बेटा मैं यहाँ पर मीटर में लगाना चाहूंगा, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -8 बिकम -10 मीटर। तो ये पड़ गया आपका 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, +2 -10, ये आ गया -8 मीटर। ये क्या आ गया? आपको वेवलेंथ आ गया। अब आपको क्या होना? फ्रीक्वेंसी, आई मीन वेव नंबर होना। So wave number is equal to 1 by wavelength. That means wave number equal to 1 by 58 into 10 की पावर -8 मीटर। बेटा 1 by 58 सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 1.72, और पूरी वैल्यू -8 को ऊपर ले जाओ तो आंसर आएगा 10 की पावर 6। तो ये आएगा 1.72 into 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स इज द वेव नंबर। सेंटीमीटर में करना है, करवा लो। फ्रीक्वेंसी सर, न्यू इज इक्वल टू सी बाय वेवलेंथ, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा ये जो वेवलेंथ आ गया ना, यहाँ देखिए ये वैल्यू है, व्हाट इज दैट? 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 3 बाई 58 -8 बिकम +8, 10 की पावर 16 हो जाती है, राइट? अब 10 की पावर 16 सॉल्व कर लो बेटा, 5.17 कुछ आएगा। 16 है, 2 से डेसिमल शिफ्ट कर लो तो आपको आएगा 14 सेकंड इनवर्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट। लिख लो इसे। बेटा ये जो बात की है ना हमने नेचर ऑफ लाइट, थोड़ा इतना सुन लो आप कि नेचर ऑफ लाइट की जब बात करते हैं तो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कॉल्ड एज ए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हाइगन्स की वेव थ्योरी। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, नेचर ऑफ लाइट, इट वाज
एक्सप्लेन बाय, सबसे पहला था न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, एक ये थी, और दूसरा बेटा हाइगन्स की वेव थ्योरी थी। हाइगन्स वेव थ्योरी, एक्चुअली न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे सारी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बेटा जो प्रॉपर्टी न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, दैट प्रॉपर्टी वाज एक्सप्लेन बाय हाइगन्स। तो बेटा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी होगी? हाइगन्स होगी। तो आप यहां लिख सकते हो बेटा न्यूटन्स न्यूटन्स corpuscular theory cannot explain cannot explain all properties of light, or cannot explain some properties of light which can be explained by Huygens wave theory। मतलब न्यूटन्स के हिसाब से लाइट कैन प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज ए कॉर्पस्कुलर। मतलब इनके हिसाब से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया था, और हाइगन्स के हिसाब से वेव नेचर हो गया था। राइट बेटा? तो जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट न्यूटन साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो वाली प्रॉपर्टी अपने हाइगन साहब कर पाए। हेंस हेंस हाइगन्स वेव थ्योरी इज मोर एक्सेप्टेबल। ये ज्यादा एक्सेप्ट की गई किसके कंपेयर में? न्यूटन्स के कंपेयर में। अब आगे, अब ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थे जो अपने पार्टिकल नेचर और अपने न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए? कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन एक है, आप जानते हो, इंटरफेरेंस है। सो ये ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है बेटा, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बट कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ हाइगन्स। राइट? तो ये भी लिख देंगे बेटा पॉइंट में। सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, समझ में आ रहा बेटा? सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि फिनोमेना बोलो बेटा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। सम एक्सपेरिमेंटल phenomenon such as diffraction and interference। आई होप सारा बच्चा जानता होगा, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं ना आप। हाँ, ये वाला some experimental phenomena such as diffraction and interference cannot be explained by particle nature of, or cannot be explained by Newton's corpuscular theory, but it was explained by Huygens wave theory। हाँ बेटा, हाइगन्स की वेव थ्योरी ने वो एक्सप्लेन करा दिया। राइट? बट हाइगन्स की वेव थ्योरी और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज होते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन वो नहीं बताया। बट हाइगन्स वेव थ्योरी cannot explain following observations। हाँ,
इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट बेटा, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। न्यूटन्स ने जो नहीं बताया हाइगन्स ने बताया, बट हाइगन्स की थ्योरी में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हाइगन्स की वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बेटा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या है हम जानेंगे बेटा इसके बारे में। इट कैनॉट एक्सप्लेन, इतना ही नहीं, इट कैनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी क्या है हम जानेंगे। सर इट कैनॉट सी दिस थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको अभी आगे के टॉपिक में ही पढ़ाया जाएगा, राइट। और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, वेरिएशन ऑफ heat capacity of solid, variation of heat capacity of solid as a function of temperature। इसका मतलब किसी बॉडी को अगर हीट करो तो लाल हो जाएगा, ज्यादा हीट करो पहले येलो होता, फिर रेड होता, फिर ब्लू हो जाता, फिर हीट निकाल दो, फिर धीरे धीरे कलर वापस ऐसा। मतलब ये जो चेंजेस हो रहा ना, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो क्यों होता है वो बता नहीं पाया। और एक सबसे खास है बेटा, वो अभी आगे पढ़ने वाले हो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। मतलब पॉइंट नंबर 4, लाइन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाया, कैनॉट कैनॉट मतलब क्या नहीं बता पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाया, वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड नहीं बता पाया, लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम बेटा ये भी नहीं बता पाया। ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हाइगन्स वेव थ्योरी। तो अभी इसे एक्सप्लेन कराने के लिए एक नई थ्योरी एग्जिस्ट हो गई या आगे आ गई, और वो है बेटा अपने प्लांक्स अंकल की थ्योरी, कॉल्ड एज ए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अभी एक एक करके जानेंगे बेटा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, एक एक करके इनका मतलब तो जानेंगे पहले। बेटा अभी मैंने बताया कि न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये है, सम प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि हमारे हाइगन्स की वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर रही। बेटा हाइगन्स की भी वेव थ्योरी कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करा दिया। लेकिन उससे पहले हाइगन्स वेव थ्योरी कुछ बातें नहीं बता पाया, क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नहीं बता पाया। तो उसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेटा व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? बेटा एक बॉडी ऐसी होती है
अगर उसमें आप कोई भी रे ऑफ लाइट डालो तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रे फॉलिंग ऑन इट, और पूरी रे एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी रे एब्जॉर्ब करी वो सारी रे इमिट कर देता है, रखता कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या बोलना, वो बॉडी ऐसी है, देखो कोई भी एक आप एक स्मॉल आयरन का पीस ले लीजिए, उसे गर्म करो बेटा, वो जैसे जैसे गर्म करोगे बॉडी तो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में एनर्जी इमिट भी कर देगा, लेकिन पूरी एनर्जी इमिट नहीं कर पाएगा, कुछ तो बचा के रखेगा। पर ये ब्लैक बॉडी ऐसी होती है, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड इट विल इमिट ऑल द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय इट। 100% एब्जॉर्बर एंड 100% इमिटर, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी की सारी इमिट भी कर देता है। ऐसे बॉडी को बोला गया ब्लैक बॉडी। और रेडिएशन जो निकलते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, द आइडियल बॉडी which emits a radiation, but an ideal body which emits radiations, अब emits ही बोलना ठीक नहीं रहेगा ना, which emits and absorb radiations, which emits and absorb radiations falling on it, है ना बेटा, it will emit and absorb radiations of all frequencies, of all frequencies is called black body. The black body which emits and absorbs radiations of all frequencies is called as a black body. अब the radiation of black body is called black body radiations. बट अगर ये कोई बॉडी है, इसमें अगर रे ऑफ पूरी रे ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर गया और पूरी रे ऑफ लाइट इमिट कर गया, तो ये जो एब्जॉर्ब लाइट था ये और इमिट लाइट है ये, इसको आप क्या कहते हो, रेडिएशंस कहते हो। सो दैट रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब बाय इट और द रेडिएशन विच इज इमिटेड बाय इट कॉल्ड एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी, the the radiation of black body, the radiation of black body is called, the radiation of black body is called black body radiation. अब एग्जांपल लेंगे बेटा, कैसे सुनो, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपने एक छोटा सा ऐसा हॉलो स्फीयर लेना है गोल, राइट बेटा, ये आयरन का होता है पर हॉलो है, और ये जो हॉलो स्फीयर है अंदर से इसको आप है ना थोड़ा कोट कर देना है, इट शुड बी कोटेड इनसाइड विद प्लैटिनम ब्लैक, ये अंदर से है ना प्लैटिनम ब्लैक से ऐसा कोटेड है, मतलब ये लोहे का छोटा सा बॉल है, अंदर में पूरा हॉलो है, लेकिन अंदर से हमने कोटिंग लगा दी है। भाई किसकी कोटिंग लगा दी है इसमें, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग लगा दी है। अब इस तरह से आपने प्लैटिनम ब्लैक की जो कोटिंग लगा दी है, भाई ये क्या हो गया, ये कोटिंग कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक और हॉलो भी है, इसके अंदर एक छोटा सा होल भी है कि रे ऑफ लाइट जाने के लिए, राइट। अब ये छोटा सा एक हॉलो स्फीयर कोटेड इनसाइड विथ प्लैटिनम ब्लैक with a small hole in its wall can act as a near black body, हम इसको बोलेंगे a hollow sphere, राइट बेटा, a hollow sphere coated inside with platinum black and has a small hole on its wall can act as
कैन एक्ट एज नियर ब्लैक बॉडी, राइट। अब क्या होगा सुनो, यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इसमें एंटर कर गई ना बेटा ऐसे, तो पूरी एब्जॉर्ब हो गई, फिर इमिट हो गई, फिर इमिट हो गई, फिर इमिट हो गई, और फिर वापस की वापस पूरी बाहर भी हो गई। इसका मतलब ये ऐसी बॉडी है, इट विल एब्सॉर्ब ऑल द रेज फॉलिंग ऑन इट एंड इट विल इमिट ऑल द रेज विच इज एब्सॉर्ब बाय इट। तो 100% एब्सॉर्बर होती है और 100% इमिटर होती है, ऐसे बॉडी को बोला गया ब्लैक बॉडी, राइट। एग्जांपल बता दे इसके, अच्छे अच्छे एग्जांपल से बेटा। स्टोव होता है ना बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रिक स्टोव है, आपने कुछ हीटिंग फिलामेंट रख दिए, इलेक्ट्रिक स्टोव पे कोई हीटिंग फिलामेंट को रख दिए ऐसे, तो पहले वो क्या होता, गर्म हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो होते धीरे धीरे रेडिश ग्लो कलर का हो जाता है। ये एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि पहले गर्म हो गया, गर्म हो गया तो रेड हो गया, अब उसको वापस एज इट इज रख दो तो वापस एज इट इज अपने कलर में आ जाता है। तो बेटा व्हाट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इट, 100% एब्सॉर्बर है, और जैसे ही रख दो पूरी की पूरी हीट एनर्जी निकल जाती है और पूरा जो येलो कलर है, लाल कलर आते आते वापस अपने उन कलर में आ जाएगा। तो क्या बोलना एग्जांपल, द रेडिश ग्लो फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक स्टोव। बेटा अभी मैं फिलामेंट लिख रहा हूं, आप आयरन रॉड लिख सकते हो, है ना। द रेडिश ग्लो ऑफ हीटिंग फिलामेंट in an electric stove is the example of a black body। बेटा ये जो लाइट होता है ना, लाइट बल्ब, उसके अंदर में हीटिंग फिलामेंट होता है टंगस्टन का। अगर आप ठीक से उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसमें से व्हाइट लाइट इमिट होता है। द व्हाइट लाइट इमिटेड बाय द हॉट फिलामेंट, द व्हाइट लाइट emitted by hot filament, white light emitted by hot filament in electric bulb or in light bulb is the another example of black body। दिल बेटा यहां तक। बेटा यहाँ पर अभी है ना, ये जो अपने ब्लैक बॉडी में से आपने देखा था, तो अभी एक काम करेंगे। ये जो ब्लैक बॉडी क्या है, इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज अ परफेक्ट इमिटर। तो बेटा जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, उस रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब और इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव इमिट करेगा, है ना बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब वेव की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटेंसिटी तो होना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ कॉल्ड एज ए एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या किया, ए ग्राफ इज प्लॉटेड, बेटा ये ग्राफ इज प्लॉटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ emitted radiation, intensity of emitted radiation against wavelength। बेटा इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन अगेंस्ट वेवलेंथ, तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। मैंने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगेंस्ट वेवलेंथ लगा दिया, ये क्या है, वेवलेंथ है।
डिनोटेड एज ए लैम्बडा। और ये क्या है? इंटेंसिटी किसकी है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। अभी आपने ये इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस को वेवलेंथ के अगेंस्ट में लगाते हो तो बेटा देखो, एक ग्राफ तो मुझे ऐसे मिला एट टेम्परेचर T1 पे, एट टेम्परेचर T1 पे। अब मैं थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा लूं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से देखो मुझे ऐसे मिल रहा है, गेटिंग द पॉइंट? ये ऐसे आ रहा है। अब देखो ये वाले टेम्परेचर T1 का पीक यहाँ पर है, टेम्परेचर ये आपका T2 है और इसका पीक देखिए ध्यान से आपका यहाँ पर है। मतलब मैं टेम्परेचर T1 के लिए मैं बोलना चाहूंगा भाई ये मेरा वेवलेंथ 1 है, और टेम्परेचर T2 के लिए मैं बोलना चाहूंगा ये मेरा वेवलेंथ 2 है। नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करेंगे भाई। ये आपका वेवलेंथ 1 है और ये आपका वेवलेंथ 2 है। ये क्या है भाई? इट इज अगेंस्ट द वेवलेंथ। तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ने से बेटा पीक है ना, ये जो ये कर्व है, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ। बताइए सर, टेम्परेचर बढ़ने से पीक ऑफ द वेवलेंथ विल शिफ्टेड टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ। बेटा पीक ऑफ द वेवलेंथ मतलब ये जो आपका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो आप जानते हो वेवलेंथ का डिक्रीज होना मतलब क्या है? E इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्बडा। वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, एनर्जी बढ़ गया। क्या हो गया बेटा? एनर्जी बढ़ गया। मतलब ये जो ग्राफ हमने बनाया है बेटा, ये ग्राफ की अगर स्टडी करेंगे तो ग्राफ की स्टडी करने से हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। एंड व्हाट इज दैट? वी विल डिस्कस इट। आप यहां तक लिख लीजिए। राइट बेटा, देखिए स्टडी ऑफ द कर्व रिवील्स दैट ए स्टडी ऑफ कर्व रिवील्स दैट क्या? सबसे पहला पॉइंट बेटा, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो टेम्परेचर दिया है, इंटेंसिटी पहले क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, रीचेस ए मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो गया? डिक्रीज कर रहा है। ये भी ऐसी है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, रीचेस ए मैक्सिमम एंड देन इट विल डिक्रीजेस। ये है ना बेटा? सो एट ए गिवन टेम्परेचर, बेटा एट ए गिवन टेम्परेचर intensity of radiation intensity of radiation emitted, जो भी निकल रही है ना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस। बेटा इंक्रीज हो रही है, रीचेस ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रीचेस ए मैक्सिमम। देखो बेटा इंटेंसिटी बढ़ रहा, मैक्सिमम हुआ, डिक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ रहा, मैक्सिमम, देन रीचेस ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। ये तो पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट, अगर दो ग्राफ आ जाए और टेम्परेचर बढ़ जाए, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ। है ना बेटा? देखो T1 और T2 में क्या हो रहा है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखो मैंने यहां लिखा ना, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा बेटा इसमें? द मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना बेटा, it will shift toward the shortest wavelength. As the temperature increases, maximum intensity shift towards
शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ 1 है, अब 2 है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट बेटा, शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये 2 पॉइंट हमको यहां से मिलते हैं, कहां से बेटा, ग्राफ से, राइट। अब ये दोनों होने के बाद हम लोग नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं की है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं की है, अब ये समझने के लिए हमें नई थ्योरी देखना पड़ेगा, और वो हमारे प्लांक्स अंकल ने दिया है, और उस थ्योरी का नाम है बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, दैट वन विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।